हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्रेस एजुकेशन। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के पेपर के बारे में। सो ये जो आपका पेपर है जिसका कोड है 318 अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो इस पेपर को आज हम देखने वाले हैं। जितने लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और हो सकता है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए, तो बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चन जो है वो पता चल जाए किस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बन के आ सकता है इस बार आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसमें। तो हमारे पास इकोनॉमिक्स का पेपर यहाँ पे दिया है और आपको यह बताया गया है 100 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम है जिसका कोड है 318, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कम से कम लगभग 50 क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं। सो क्वेश्चन पेपर आपको काफ़ी लेंदी है, जिसमें कि आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आने वाले हैं और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी इसमें आने वाले हैं। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों हैं वो इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका लास्ट ईयर एग्ज़ाम जो आपका लास्ट ईयर अप्रैल था उसमें ये आपका क्वेश्चन पेपर आया था। सो जो पिछली बार आपका एग्ज़ाम था उस पूरा आपका जो है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो पेपर था वो बन के आया था। इस बार भी आपका जो है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पेपर बन के आने वाला है। सो आप इस पेपर को देख सकते हैं किस प्रकार से आपका पेपर आ सकता है, आप इसमें से आइडिया ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अर्थमेटिक मीन। इनमें से कौन सा जो है अर्थमेटिक मीन का करेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है, मतलब अंक गणितीय माध्य की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी वो आपको बताना है। सो आपके पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और यहाँ दिया है द वैल्यू ऑफ दैट इज रिपीटेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन सीरीज इज कॉल्ड। वह मूल्य जिसकी श्रृंखला में सबसे अधिक आवृत्ति होती है, मतलब जो बार बार आता है, वो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए हैं मीडियन, मीन, मोड, नन ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अपवर्ड शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉजिबिलिटी कर्व शो, जो ऊपर की तरफ जो है शिफ्ट होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसे क्या बोलते हैं, वो क्या दर्शाता है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स बताता है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज बताता है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बताते हैं। इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र का ऊपर की ओर खिसकना दर्शाता है, क्या दर्शाता है आप बता सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एज वी मूव टू द राइट ऑन अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे जैसे हम उत्पादन संभावना वक्र पर दाईं ओर जाते हैं, रूपांतरण की सीमा दर क्या होती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, घटती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो आपको बताना इसका आंसर क्या हो सकता है इसमें। फिर यहाँ पे क्वेश्चन 4 दिया है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम आर फेस्ड बाय। जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसके द्वारा फेस की जाती है। ऑनली पुअर पीपल, जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स होती है वो किसके द्वारा फेस की जाती है। ऑनली पुअर इकोनॉमिक्स, ऑल इकोनॉमीज एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज और स्मॉल इकोनॉमीज, ठीक है। तो आर्थिक समस्या का सामना किसको करना पड़ता है आपको बताना है यहाँ पे। फिफ्थ दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिमांड इज करेक्ट। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो डिमांड के बारे में सही है, ठीक है। मांग के बारे में कौन सा कथन सही है आपको बताना। राम को 1 किलोग्राम सेब चाहिए, राम ने पिछले सप्ताह 2 किलोग्राम सेब खरीदे। राम ने 10 प्रति किलोग्राम कीमत पर 2 किलोग्राम सेब खरीदे। पिछले सप्ताह राम ने 10 किलोग्राम प्रति कीमत पर 2 किलोग्राम सेब खरीदे। आपको बताना है कि इसमें से जो है मांग के बारे में कौन सा कथन सही है। फिर आता है आपका नेक्स्ट दीजिए यहाँ पे, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व रिजल्ट 2। जो आपका मूवमेंट है डिमांड कर्व का, वो उसका जो परिणाम होता है वो क्या होता है। चेंज इन इनकम ऑफ इट्स बायर, चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ना स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ इट्स मिड पॉइंट इज। आपको बताना है कि जो आपका एक सीधी रेखा वाले मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होती है। शून्य होती है, 1 से कम होती है, 1 से अधिक होती है, 1 के बराबर होती है, क्या होती है आपको बताना है, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो। इसमें से कौन सा जो है वो आपका एक फ्लो है। नेशनल इनकम फ्लो है, वेल्थ, मनी सप्लाई, या फिर ये सब के सब निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह है, ठीक है। प्रवाह कौन सा है आपको बताना है
ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर इनकम, इनमें से कौन सा जो एक फैक्टर इनकम है? बोनस, गिफ्ट, वेजेस, बोथ ए एंड बी। ठीक है, बोनस, उपहार, मजदूरी, या दोनों, ए और बी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया, इन एन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंज्यूमिंग सेक्टर। इकोनॉमी के अंदर जो है कंज्यूमिंग सेक्टर कौन सा होता है? ठीक है, उपभोग क्षेत्र कौन सा होता है आपको बताना है। हाउस होल्ड होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है, फर्म होता है, या फिर सारे के सारे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसको बोला जाता है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। किसको कहते हैं आपको बताना है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से उपभोग प्रवृत्ति को क्या प्रभावित करता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेल्थ, या फिर ये सब के सब। फिर हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 क्वेश्चन में दिया है मूवमेंट टू द राइट ऑन अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो। एक उत्पादन संभावना वक्र पर दाईं ओर जाना क्या दर्शाता है? संसाधनों का बेहतर उपयोग, संसाधनों का अल्प उपयोग, रूपांतरण की सीमा दर का घटना, रूपांतरण की सीमा दर का बढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय। जो आपकी मार्केट डिमांड है वो किस चीज से प्रभावित होती है? प्राइस ऑफ गुड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेल्थ, नंबर ऑफ इट्स बायर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एक वस्तु की बाजार मांग प्रभावित कब होती है? वस्तु की कीमत से होती है, आय और संपत्ति के वितरण से होती है, इनके विक्रेताओं से होती है, या फिर उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है लॉ ऑफ डिमांड का एक एजम्पशन है? ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट। यहाँ पे दिया है मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व टेक प्लेस व्हेन। जब आपका डिमांड कर्व है उसमें जो है एक मूवमेंट दिखाई पड़ता है। कब? इनकम ऑफ इट्स बायर चेंज, जब उसके जो है क्रेताओं की आय बदलती है, उसके क्रेताओं की संख्या बदलती है, वस्तु की कीमत बदलती है, इसके क्रेताओं की अभियुक्त इसके क्रेताओं की अभिरुचियां बदलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन दिया है। हम आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जिनमें से कौन सा जो है मांग के नियम का अपवाद है? गिफ्टिंग गुड्स, नेसेसिटीज, स्टेटस सिंबल गुड्स, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, गिफ्टिंग वस्तु, अनिवार्यता, प्रतिष्ठा सूचक, उपयुक्त सभी। फिर यहाँ दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज अ राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। इनमें से कौन सा जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट करेगा डिमांड कर्व में? ठीक है, कब जो है आपका जो कारक मांग वक्र की बाई की ओर खिसकाता है, इसमें कौन सा कारक है? राइज इन इनकम ऑफ इट्स बायर, फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, फॉल इन प्राइस ऑफ द गुड, नन ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन में आपको फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट। इनमें से कौन सा जो है फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट चार्ज, एक्साइज ड्यूटी, या फिर ये सारे के सारे। ठीक है, कौन सा स्थिर लागत नहीं है आपको बताना है? कच्चे माल का क्रय, परिवहन व्यय, उत्पादन शुल्क, उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज। जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व होता है वो किसके क्या होता है? पैरेलल टू ओएस एक्सिस। वो आपके ओएस एक्सिस के पैरेलल होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, पैरेलल टू ओ एक्सिस होता है, या फिर यू शेप्ड में होता है। ठीक है, वो आपको बताना है। फिर है एवरेज कॉस्ट राइज व्हेन। जो आपका एवरेज कॉस्ट होती है वो बढ़ती है। कब बढ़ती है? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए चारों। ठीक है, औसत लागत तब बढ़ती है। कब बढ़ती है भाई बता देना यहाँ पे। ठीक है, सीमांत लागत बढ़ती है या फिर परिवर्ती लागत बढ़ती है? सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होती है। कब होती है वो आप बता देना इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिनेशन ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी। इनमें से कौन सी डेफिनेशन है? वो है सप्लाई ऑफ कमोडिटी की डेफिनेशन आपको बताना है। और यहाँ पे हमारे पास दिया है वस्तु की आपूर्ति की परिभाषा निम्न में से कौन सी है? ठीक है, वस्तु की वह मात्रा जो एक फर्म बेचना चाहती है। अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें, इसको देखें। फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारे पास है 17वां क्वेश्चन। और 17वें क्वेश्चन में हमें दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ शिफ्ट इन सप्लाई
curve to the right. Increase in excise duty, fall in prices of input, fall of better technology in production, fall in price of other goods. ठीक है, तो आपूर्ति वक्र की दाईं ओर खिसकने वाला कारक इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, ये आपको बताना है. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी? इनमें से कौन सा जो कारक है वो क्या करता है? वस्तु की पूर्ति की लोच को प्रभावित करता है. वस्तु की प्रकृति, वस्तु की अतिरिक्त इकाई की उत्पादन की लागत, समय अवधि, उपयुक्त सभी. ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं. नेचर ऑफ द गुड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड, टाइम पीरियड, या फिर ये सारे की सारे ऑप्शंस. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. 19th क्वेश्चन, सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू ओएस एक्सिस, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑन अ पॉइंट ऑन इट इज. आपको बताना है कि जो ओएस अक्ष के समांतरण के एक पूर्ति वक्र है, इसके किसी बिंदु पर पूर्ति की लोच अनंत होगी, शून्य होगी, एक से कम होगी, एक से अधिक होगी, आपको बताना है. ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस एट विच. जो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस होता है वो कौन सा प्राइस होता है? ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए हैं. वीडियो को पॉज करें और अपने जो ऑप्शन है उसको आप चेक कर लें. फिर आता है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे दिया है इंडेक्स नंबर मेजर्स डैश चेंजेस. जो इंडेक्स नंबर होता है इसमें कौन कौन वो किन चेंजेस को मेजर करता है? रिलेटिव को या एब्सोल्यूट को, वो आपको बताना है. इन अ वेट इंडेक्स नंबर वेट आर असाइन टू आइटम्स इन द सीरीज. ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें आने वाला है. ठीक है, एक वेट इंडेक्स नंबर में जो वेट असाइन होता है आइटम्स पे, वो सब पे होता है या कुछ सिलेक्टेड आइटम्स पे होता है, आपको बताना है. ठीक है, यहाँ पे हिंदी में आप देख सकते हैं. आपके पास क्वेश्चन दिया है कि सूचकांक परिवर्तन मापता है कौन सा, सापेक्ष या निरपेक्ष. ठीक है, ये आप देख सकते हैं. फिर आपके पास दोबारा से 22 में आपके पास फिर से फिल इन द ब्लैंक्स दिया है और इसमें आपको भरना है फिल इन द ब्लैंक्स. द मेजर ऑफ डिस्पर्शन दैट इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश इज कॉल्ड द रेंज. ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज या लो वैल्यूज. क्या इसमें आएगा वो आपको बताना है कि अब किरण विचलन की माप जो डैश से अति प्रभावित होती है उसे विस्तार कहते हैं, चरम मूल्यों से कम मूल्यों से. ठीक है, दूसरा वाला दिया है मध्य का वितरण के सही मूल्यों पर डैश होती है, आधारित नहीं होती है, आपको बताना है. ठीक है, मीडियन इज डैश ऑन द वैल्यूज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, बेस्ड होती है या नहीं होती है, वो आपको बताना है. फिर अगला दोबारा फिर से आपके पास 23 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स हैं. ठीक है, तो मैं भी इसको पढ़ने वाला नहीं हूँ. आप इसको वीडियो को आप पॉज करें. ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, वरना आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. ठीक है, आपके पास 23 क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स दी है. 2 फिल इन द ब्लैंक्स एक मार्क्स के आपको दिए हैं. ठीक है, ये हिंदी वाला है. हिंदी के बच्चे हिंदी वाला चेक कर सकते हैं किस प्रकार से आपको ट्रू फॉल्स इसमें दी हो. फिल इन द ब्लैंक्स आपको इसमें दिए हुए हैं. ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट 24 क्वेश्चन में आपके पास दिए हैं ट्रू फॉल्स. तो यानी कि आपके पास ट्रू फॉल्स भी आने वाले हैं, जो कि आपका एक मार्क्स से कुछ ट्रू फॉल्स आपको दिए गए होंगे पेपर में. तो यहाँ पे दिया है डिमांड कर्व हो गुड शिफ्ट टू द राइट व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड फॉल्स. ठीक है, 2 ट्रू फॉल्स यहाँ पे दिया है. वीडियो को पॉज करें और देखिए, फिर आप आगे बढ़ते हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. यहाँ पे दिया है स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. फिर से आपके पास 2 ट्रू फॉल्स दिए हैं. ठीक है, यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हैं अपने वीडियो को पॉज करके. आगे बढ़ते फिर से हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे. 26वें क्वेश्चन में यहाँ पे 26वां क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे 2 आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं. ठीक है, इफ 2 सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर देन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एट अ डैश सप्लाई कर्व इज मोर. ठीक है, तो यहाँ पे 2 दिए हैं. ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे इसको देख सकते हैं किस प्रकार से आपके पास रिक्त स्थान दिए गए हैं, कैसे कैसे कौन कौन चैप्टर से ये आए हुए हैं. फिर हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे दिया है अगेन 27वां क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है. ठीक है, और यहाँ पे आपके पास दिया है एक्सपेंडिचर और डिफेंस इज डैश. एक्सपेंडिचर जो आपका डिफेंस पे जो खर्चा होता है उसे कैसा खर्चा कहते हैं, रेवेन्यू खर्चा कहते हैं या कैपिटल खर्चा कहते हैं. ठीक है, वो आपको बताना है. फिर है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे आपके पास फिर से फिल द ब्लैंक्स दिए हुए हैं. वीडियो को पॉज करें, उसको देखें. बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉल्स. ठीक है, वीडियो को आप पॉज करके इसको देख सकते हैं. आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी. और यहाँ पे हमारे पास फिर से आपके पास ट्रू फॉल्स दिए हैं. यहाँ दिया गया है कि डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम इज कॉल्ड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. दूसरा क्वेश्चन दिया है नेशनल इनकम इज अ सम ऑफ फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम्स.
यानी कि राष्ट्रीय आय और घरेलू आय का अंतर विदेश के साधन आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय साधन आय और गैर साधन आय का योग होता है। फिर हम बढ़ते नेक्स्ट, हमारे पास ऑप्शन में दिए फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं यहाँ पे। एक परिवार द्वारा फर्नीचर पर किया गया व्यय क्या व्यय कहलाता है? ठीक है, उपभोग या फिर निवेश। फिर क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, राइट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। आपको बताना है कि ये जो नेशनल इनकम जब कैलकुलेट होती है उसमें इसको कैलकुलेट किया जाता है या नहीं। परचेज ऑफ स्विंग मशीन बाय हाउस होल्ड, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास 31 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, वेदर अ गुड इज अ फाइनल गुड और एन इंटरमीडिएट गुड डिपेंड ऑन इट्स क्वालिटी और यूज। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस क्या डिप्रीशन इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ पे हिंदी वालों के लिए यहाँ पे दिया गया है कोई वस्तु अंतिम या मध्यवर्ती है, यह उसकी और उसके डैश पर निर्भर करती है। किस चीज़ पे? गुणवत्ता पे या फिर उपयोग पे निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मूल वृद्धि इक्वल्स टू उत्पादन का मूल्य, उसमें से क्या घटाएंगे? मूल्यह्रास से और या फिर मध्यवर्ती उपभोग व्यय। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है हमारा। फिर यहाँ पे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम? कमीशन पे टू द ब्रोकर फॉर परचेज एंड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। ठीक है, आपको बताने इनमें से कौन सा जो है नेशनल इनकम का जब कैलकुलेशन होता है उसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, दलालों को पुरानी वस्तु के क्रय विक्रय पर दिया गया कमीशन या फिर स्व उपभोग के लिए उत्पादन। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ और क्वेश्चन उसमें दिए हैं। ठीक है, रिक्त स्थान क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ दिया है फिर इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। आपको क्या करना है, इसमें सही शब्द भरना है। अंडर डैश डिमांड कर वो फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक। फिर यहाँ है अंडर डैश सेलर आर इंटर डिपेंडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर आपके पास फिर से जो है फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिया हुआ है। इफ 50% ऑफ एडिशनल इनकम इज स्पेंड ऑन कंजप्शन एमपीसी इक्वल्स टू, एमपीसी किसके बराबर होगा? अगर 50% जो है एडिशनल इनकम जो है कंजप्शन पे खर्च कर दी जाती है तो। ठीक है, हिंदी वाले यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपने क्वेश्चन किस प्रकार से पिछली बार आए थे। आगे चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है आपको कौन से क्या आप उसमें आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे फिर से आपके पास ट्रू और फॉल्स दी है। व्हेन y इज 0 c इज आल्सो 0, सही है गलत? सेविंग कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, आगे चलते हैं। सेक्शन बी यहाँ पे शुरू हो चुका है, यानी कि आपके शॉर्ट आंसर है वो शुरू हो चुके हैं। व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज इन इकोनॉमी? इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों उत्पन्न होती है उसको एक्सप्लेन करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर है व्हाट हैपेंस टू द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व व्हेन देयर इज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज इन अ इकोनॉमी एक्सप्लेन। एक अर्थव्यवस्था में साधनों की समृद्धि का उत्पादन संभावना वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। फिर है एक्सप्लेन एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आपको जो है उत्पादन संभावना वक्र की किन्हीं 2 विशेषताओं की व्याख्या करनी है। या फिर आपको बताना है कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। आपको बताना है कि जो व्हाट टू क्या उत्पादन करें की समस्या को समझाना है। क्वेश्चन नंबर 38 दी अंडर परफेक्ट कंपटीशन हु डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द शेप ऑफ द डिमांड कर्व। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता है और मांग वक्र की शक्ल क्या होती है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन डज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई ऑफ कमोडिटी अराइज इन द मार्केट, व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। बाजार में वस्तु की पूर्ति आधिक्य की स्थिति कब उत्पन्न होती है, इसका वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव होता है। हाउ एन इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। समझाइए कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक वस्तु की साम्य कीमत कैसे निर्धारित होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टेट एनी 2 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी। आपको बताने की वस्तु की पूर्ण पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक बताइए। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें ऑप्शन दिया है स्टेट एंड टू कॉज ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व ऑफ कमोडिटी। आपको बताना है दो कारक बताए जिनमें एक वस्तु की पूर्ति वक्र दाएं ओर खिसकता है, ठीक है। फिर 41 क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ, देयर आर टू सेक्शंस ए बी ऑफ क्लास 10th इन अ स्कूल। इन सेक्शन ए हैज 20 स्टूडेंट एंड देयर एवरेज एज इज 15 ईयर्स। हिंदी में समझाया तो फटाफट। एक पाठशाला में कक्षा 10 के दो सेक्शन ए और बी हैं। सेक्शन ए में 20 विद्यार्थी है और उनके औसत आयु 15 वर्ष है। सेक्शन बी में 20 विद्यार्थी, उनकी औसत आयु 17 है। इन दोनों को मिलाकर एक सेक्शन बना दिया गया। नए सेक्शन में विद्यार्थियों की आयु की औसत गुणा की गणना कीजिए, ठीक है। नए सेक्शन में विद्यार्थियों की औसत आयु की गणना कीजिए, आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है फाइंड द मोड ऑफ दीज नंबर। ये जो नंबर दिए हैं उसके जो आपको मोड निकालना है, ठीक है, बहुलक ज्ञात करना है। फिर 43 क्वेश्चन दिया, स्टेट द रिलेशन बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको कुल व्यय मांग की कीमत लोज के भी संबंध बताना है। क्या है, 4 मार्क्स से क्वेश्चन होने वाला है। स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड एंड 3 रीजन ऑफ फॉर इट्स ऑपरेशन। आपको जो है मांग का नियम बताइए, उसके क्रियाशीलता के कोई 3 कारण आपको बताने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, व्हाट वाज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी वो आपको बताना है। इस प्रणाली के 3 कठिनाइयाँ बताइए। इसके 3 जो डिमेरिट्स थे वो आपको लिखने हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 45 क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया है एक्सप्लेन 4 फैक्टर दैट डिटरमाइन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। आपको क्या करना है, 4 कारक बताना है जिससे कि जो सप्लाई ऑफ कमोडिटी है उनके बारे में पता चलता है, ठीक है। तो उसके 4 कारक की व्याख्या आपको करनी है। 4 मार्क्स से क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है ऑप्शन में आपको, सप्लाई कर्व ऑफ कमोडिटी पासेस थ्रू द ओरिजिन, प्रिपेयर सप्लाई शेड्यूल ऑफ सच अ कमोडिटी की वस्तु की पूर्ति वक्र उद्गम बिंदु से गुजरता है, ऐसी वस्तु की एक पूर्ति सूची बनाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या है वो लिखना है। एक्सप्लेन एंड टू फिस्कल मेजर्स, ठीक है। राजकोषीय नीति क्या होती है, 2 राजकोषीय उपायों की व्याख्या को यहाँ पे करनी है। इन एन इकोनॉमी मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर 500 करोड़ एंड MPS is 0.2. If the income in this economy is 5,000 crore, what will be the consumption expenditure? ठीक है, व्यवस्था में न्यूनतम उपभोग व्यय 500 करोड़ और सीमांत बचत व्यक्ति 0.2 है। यदि इस अर्थव्यवस्था की आय 5,000 करोड़ हो तो उपभोग व्यय क्या होगा, ये आपको बताना। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, ठीक है। और फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट पाश्चे इंडेक्स नंबर। जो आपको यहाँ पे दिया है आपको पाश्चे के सूचकांक की गणना करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपका पेपर जो है पिछली बार बन के आया था, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमारे पास अभी और रह गए हैं। यहाँ दिया कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे आपको एक डेटा दिया है, आपको बताना कि नेशनल इनकम कितनी होगी इसमें, इस डेटा को देख के, ठीक है। नेशनल इनकम आपको निकालना है, ठीक है। फिर है दूसरा क्वेश्चन, इसमें सेम वही दिया है कि यहाँ पे आपको डेटा दिया है, आपको जो है इसमें पर्सनल डिस्पोजल इनकम आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कैलकुलेट करनी कितनी निकलेगी। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50 कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन। आपको इसमें से अर्थमेटिक मीन निकाला, डेटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अंक गणितीय माध्य का परिकलन आपको इसमें करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका पेपर जो है खत्म हो जाता है। सो इस प्रकार से पिछली बार आपका पेपर आया था। सो इस पेपर के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, ठीक है, ताकि आप इस पेपर से आप एक आइडिया ले सकते हैं किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आ सकता है, ठीक है। कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं और कितना क्या किस किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके पास यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। सो अच्छा तैयारी करें ताकि आपके पेपर में अच्छे से मार्क्स आ सकें, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने जितने भी डाउट्स है उसमें लिखें। और अगर आपको आंसर चाहिए तो आंसर के लिए प्लीज़ आप कमेंट करें ताकि हम आपके लिए वीडियोस बना सकें। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। बाकी आपको पता ही है क्या करना है। ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।